कौन सी जा है जहाँ जलवाए माशूक नहीं, शौक़ दीदार है तो नज़र पैदा कर। नमस्ते, मेरा नाम आयुष आर्यन और आज मैं आप सभी को एक यात्रा पर ले चलूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये यात्रा पसंद आएगी और हमारी इस यात्रा का नाम होगा लाइट या प्रकाश। इसके ढेर सारे सोर्सेस हैं, कुछ ह्यूमन मेड सोर्सेस हैं और कुछ प्राकृतिक। मस्त बात यह है कि हम इंसानों ने इस लाइट पे बहुत ही सोच विचार किए और ढेर सारे प्रयोग भी किए। आज यह स्थिति आ गई है कि हम लाइट के साथ कुछ छेड़खानियाँ करके कुछ बहुत ही मस्त काम कर सकते हैं। इस सोच विचार की पहल में सबसे पहला नाम जो सामने आता है वो आता है रेने डिकार्ट्स का। 1637 में पहली बार रेने डिकार्ट्स ने लाइट की एक पार्टिकल नेचर की कल्पना की थी। उन्होंने ये बोला था कि लाइट्स छोटे छोटे कॉर्पसल्स से बने रहते हैं और उस कॉर्पसल्स को उन्होंने छोटे छोटे बॉल्स के टाइप में इमेजिन किया था। उसके बाद 1704 में हमारे प्रिय न्यूटन चचा ने सबसे पहली बार इस पर अध्ययन किया और अपनी एक किताब पब्लिश की, ऑप्टिका नाम की, जो कि उस समय बहुत ही ज़्यादा प्रचलित भी थी। उस ऑप्टिका नामक किताब ने न्यूटन सर ने हमें ये समझाया कि लाइट के कॉर्पसल्स की बिहेवियर क्या होती है और उन्होंने इस कॉर्पस्कुलर थ्योरी से दो लाइट के फेनोमेना भी समझाए। उन्होंने हमें ये समझाया कि लाइट एक बॉल नुमा चीज़ों से बनी रहती है जिनका नाम कॉर्पसल्स है और इस रिफ्लेक्शन का फेनोमेना कुछ इसी तरह होता है जैसे किसी बॉल को, किसी गेंद को जब हम लोग एक दीवार पर मारते हैं तो वो टकरा के वापस आ जाती है। कुछ इसी प्रकार लाइट भी बिहेव करती है। उन्होंने रिफ्रैक्शन के बारे में भी कुछ ऐसा ही एक्सप्लेनेशन दिया था। उन्होंने रिफ्रैक्शन के बारे में ये बोला था कि लाइट रेयरर मीडियम से होके डेंसर मीडियम में जाती है और क्योंकि लाइट डेंसर मीडियम में जाने के बाद उसकी गति बढ़ जाती है, इसीलिए वो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट कर जाता है, जो कि अपने आप में ही एक कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि आज एक 10वीं कक्षा में पढ़ रहा बच्चा को भी ये मालूम होता है कि डेंसर मीडियम में लाइट की गति कम हो जाती है। लेकिन उस समय न्यूटन के इस एजम्पशन ने विवाद खड़े नहीं किए थे, क्योंकि उस समय जब न्यूटन ये चीज़ें डिस्कवर कर ही रहे थे, उसी समय 1678 में एक डच फिजिसिस्ट क्रिश्चियन हाइजेंस ने अपना सिद्धांत दिया कि लाइट वेव है। क्रिश्चियन हाइजेंस का मानना था कि लाइट एक वेव है, एक तरंग है। तरंग कैसा? तो वैसा तरंग जो हम लोग अक्सर पानी में देखा करते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक तालाब में एक पत्थर फेंकने के बाद जैसे तरंग उत्पन्न होते हैं, उसी तरंग की कल्पना की थी क्रिश्चियन हाइजेंस ने। उन्होंने ये बोला कि जिस तरीके से तालाब में पत्थर फेंकने के बाद पानी के तरंग फैलते हैं तालाब में, उसी तरीके से एक लाइट सोर्स से लाइट उसी तरंग की तरह फैलता है। उन्होंने अपना हाइजेंस प्रिंसिपल भी दिया था, जो कि हमें 12वीं कक्षा में पढ़ना भी होता है। उन्होंने ये बोला था कि एक मान लीजिए लाइट सोर्स है और वो एक डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, जिसके कारण वेव्स जनरेट होते हैं सेम फेज पर। इस वेव के हर एक पॉइंट पर
एक सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस होते हैं। वो सारे सेकेंडरी वेवलेट्स में अगर हम लोग फॉरवर्ड टेंजेंट बनाएं तो हमें सेकेंड वेव या फिर सेकेंड ट्रफ की पोजीशन पता चलेगी। उन्होंने ये सिद्धांत तो दिया था और साथ ही साथ अपने इसी वेव थ्योरी से उन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जैसे फेनोमेना को भी एक्सप्लेन किया था। उन्होंने ये बोला था कि रिफ्रैक्शन में लाइट डेंसर मीडियम में स्लो हो जाता है, जो कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी था। हालांकि न्यूटन के कॉर्पस्कुलर थ्योरी की एक ये भी डिसएडवांटेज थी कि वो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो समझा दिए थे, लेकिन पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मतलब जल में, पानी में हमें अपना प्रतिबिंब भी दिखता है और लाइट उसके पार भी चली जाती है। इस फेनोमेना को समझाने में असफल रह गए थे न्यूटन। क्रिश्चियन हाइजेंस की वेव थ्योरी के निकलने के बावजूद भी न्यूटन के कॉर्पस्कुलर थ्योरी को समाज के द्वारा ज़्यादा विश्वास दिया गया। इसका कारण ये भी था कि हमें मालूम है कि तरंगों को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, लेकिन लाइट किस मीडियम में चल रहा है? हमने देखा कि पानी के तरंग पानी के मॉलिक्यूल्स में चलते हैं। साउंड जो कि एक तरंग है वो हवा में ट्रैवल करता है, परंतु लाइट वो किस चीज़ में ट्रैवल कर रहा है? क्योंकि सूरज से धरती के बीच में ना ही पानी है और ना ही हवा है, तो आखिर वहाँ पे ऐसा क्या चीज़ है? क्रिश्चियन हाइजेंस का ऐसा मानना था कि एक ऐसी अदृश्य मीडियम पूरे संसार में फैली हुई है जो कि एग्जिस्ट तो करती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती, और उसी मीडियम में लाइट ट्रैवल करता है। इस मीडियम का नाम उन्होंने रखा था ईथर। हालांकि ईथर हमेशा विवाद के ढांचे में खड़ा रहा कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं, जो कि हम आगे जाके देखेंगे भी कि ईथर का क्या सच था। सालों तक न्यूटन के कॉर्पस्कुलर थ्योरी को सच मानने के बाद 1801 में थॉमस यंग नामक एक वैज्ञानिक हुए। उन्होंने लाइट के साथ अपना फेमस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग रिजल्ट्स निकाले। उन्होंने ये देखा कि जब लाइट को हम लोग बहुत ही छोटे छोटे दो स्लिट से पास कराते हैं तो वो आपस में सुपर इम्पोज होकर एक ऐसा पैटर्न बनाते हैं जो कि खाली तभी पैदा हो सकता है जब लाइट एक वेव हो। उन्होंने इस पैटर्न और इस फेनोमेना का नाम इंटरफेरेंस रखा। ये फेनोमेना हम पानी के साथ भी अपने घर में करके देख सकते हैं। जैसा कि अभी आपको दिख रहा होगा कि मैं एक टब में जब दो अलग अलग जगह पर दो तरंगे प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो साथ में एक साथ सुपर इम्पोज होके कैसे इंटरफेरेंस का पैटर्न बना रहे हैं। इंटरफेरेंस पैटर्न से एक चीज़ तो साबित हुई थी कि हाइजेंस ने हवा में बात नहीं की थी। कुछ तो दम था हाइजेंस के वेव थ्योरी में, और लाइट कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस जैसे फेनोमेना को शो करके यह हमें प्रमाण दे रही थी कि वो भैया वेव भी है। और न्यूटन का थ्योरी में हमें ढेर सारे ड्रॉबैक्स भी दिख गए थे। तो वेल एस्टेब्लिश तो हो गया था वेव थ्योरी, और हमने ये भी मान लिया था उस समय तक कि ईथर जैसा कोई मीडियम जरूर होता होगा जिसमें लाइट ट्रैवल कर रही है। थॉमस यंग ने हमें ये भी एक्सप्लेन किया था कि लाइट जो कि एक वेव है वो ऐसे छोटे छोटे वेवलेंथ से बना हुआ है जो कि ऑलमोस्ट ज़ीरो के तरफ अप्रोच करता है। इसीलिए लाइट के वेव नुमे नेचर को हम लोग एक बीम से रिप्रेजेंट करते थे, और वहीं से जन्म लेता है ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स, जिसका इस्तेमाल हमने क्लास 10th में बहुत किया है। हमने स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर और लेंसेज के साथ ढेर सारे रे डायग्राम्स बनाए हैं। वो जो जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स का काम हम लोग करते आए हैं और 12वीं कक्षा तक हम लोगों ने किया है, वो यंग के इसी थ्योरी से बाहर आई थी। देखिए 19वीं सदी के बीच तक वेव थ्योरी तो वेल एस्टेब्लिश हो चुकी थी। बस समस्या एक ही चीज़ का था कि ईथर है या नहीं है, या फिर कुछ और ही सच्चाई है।
फिर एंट्री होती है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की। मैक्सवेल ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी दी और वो थ्योरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। असल में मैक्सवेल कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे कैपेसिटर के साथ, और वो कैपेसिटर के बाहर के करंट्स को नाप रहे थे, जिसमें उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा करंट मेज़र किया और उन्हें उसे ड्रिफ्ट करंट नाम दिया। साथ ही साथ उन्होंने कुछ ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद 4 मेजर इक्वेशंस लिखे, जिन्हें हम मैक्सवेल्स इक्वेशन भी कहते हैं, जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बेसिक सिद्धांत खड़ी की। मैक्सवेल ने ये आर्ग्यू किया कि हमें मालूम है कि चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन क्या मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जन्म ले सकता है? एक्चुअली मैक्सवेल का ये मानना था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम की एक चीज़ होती है। चलिए देखते हैं मैक्सवेल के एजम्पशन के हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे काम करती थी। मैक्सवेल ने ये एजम्पशन लिया था कि एक चार्ज्ड ऑसिलेटिंग पार्टिकल होगा। ऑसिलेटिंग पार्टिकल यहाँ पे एक्सेलरेटेड पार्टिकल भी मान सकते हैं, जिसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोड्यूस होने के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। सिमिलरली फिर उस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोड्यूस होने के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और इस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को हमेशा परपेंडिकुलरली प्रोड्यूस करते रहेगा, और ये वेव क्योंकि एक्सेलरेटिंग है तो ये आगे की तरफ प्रोपेगेट करते रहेगा। इस तरीके से उन्होंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कल्पना की थी। बाद में जब इन्हीं इक्वेशंस के साथ कुछ खेला करते हुए उन्होंने इस वेव की गति की अनुमान लगाई, तो पता चला कि ये लाइट के एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ स्पीड से बहुत ही ज़्यादा पास थी। मैक्सवेल ने इस अपने ग्राउंड ब्रेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी दी ही थी कि उसी के साथ में 1887 में माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसने दुनिया हिला के रख दिया। वो मुंबई इंडियंस वाली दुनिया नहीं, असली वाली दुनिया हिला के रख दी थी इस एक्सपेरिमेंट ने। इस एक्सपेरिमेंट ने ये साबित कर दिया था कि लाइट को किसी भी मीडियम में चलने की आवश्यकता नहीं है, या फिर अगर आसान शब्दों में कहें तो इस एक्सपेरिमेंट ने यह साबित कर दिया था कि ईथर नामक कोई भी मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता है। और इसी के साथ साथ हर्ट्ज ने भी सोचा कि हम भी क्यों पीछे रहे भाई। हर्ट्ज ने 1886 से लेके 1889 में एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की। इस सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट से उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ना ही बस प्रोड्यूस किया बल्कि उन्हें डिटेक्ट भी किया। अब ये कल्पनाएं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सामने आने लगी थी सच्चाई में, और ये मानने जाना गया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और कुछ नहीं बल्कि लाइट है। फिर सरल भाषा में कहा जाए तो लाइट और कुछ नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। देखिए, बाद में मैक्सवेल ने ये एक्सप्लेनेशन दी कि जिस तरीके से एक वेव के ढेर सारी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं और वेवलेंथ्स होती हैं, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की भी ढेर सारी वेवलेंथ्स हैं और फ्रीक्वेंसी हैं। इसके ढेर सारे अलग अलग वेरिंग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ्स के हिसाब से ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ चेंज करती है। विजिबल लाइट भी इसी में आती है, गामा रेज, एक्स रेज और जहाँ जाने ढेर सारी चीज़ें इसके बीच में आती हैं। देखिए, ये बात तो तब तक अब सिद्धांत पूर्वक साबित हो चुका था, एक्सपेरिमेंटली, थ्योरेटिकली, मैथमेटिकली, कि लाइट वेव है, वेव लाइट है। उसी के बीच में हम इंसानों को चुल मची रहती है हमेशा कुछ नया नया करने की। तो 19th सेंचुरी के अंत में एक अजीब सी चुल मची हमें इंसानों को। हमने इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन पर ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। हमने क्या करना शुरू किया कि हम एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते थे, उसमें लो प्रेशर पर गैसेस भरते थे और उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करा के देखते थे क्या हो रहा है। और एक्चुअली में हुआ भी। इस एक्सपेरिमेंट की वजह से रैंगटन ने 1895 में एक्सरेज की डिस्कवरी की, और श्री 108 श्री जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, जिससे उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला।
अब जब इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स डिस्चार्ज ट्यूब पे हो रहे थे तो फिर से आ गए हर्ट्ज चचा। हर्ट्ज चचा को एक्चुअली शांति मिलती नहीं थी। उन्होंने सोचा कि ऐसा चीज़ तो हम भी कुछ कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, मेटल लिया और उस पे प्रकाश कौन सी प्रकाश, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स की प्रकाश, मतलब यूवी लाइट्स की बेसिकली यहाँ पे वर्णन किया गया है डॉक्यूमेंट्री कि कुछ स्पेसिफिक मेटल पर जब कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी से यूवी लाइट्स गिराए जाते थे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हो जाता था। ये फेनोमेना देख के फिर सबका दिमाग हिलने लगा। लोग इसके एक्सप्लेनेशंस ढूंढने लगे कि आखिर ये हो क्यों रहा है। लोगों ने भरसक प्रयास किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी से हम लोग इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सके। एक्चुअली हर्ट्ज ने इस एक्सपेरिमेंट करके दुनिया को फिर से झटका दे दिया था। हर्ट्ज ने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को साबित करने में बहुत बड़ा हाथ दिया, और अब यही हर्ट्ज और उनके दो चेले फिलिप लेनार्ड एक्चुअली इसे काटने पे तुले हुए थे। बेसिकली समस्या ये थी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं की जा पा रही थी। बहुत कोशिश हुई लेकिन बहुत ही बेसिक बातें इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव थ्योरी एक्सप्लेन करने में नाकाम रहा। और जब इतना कुछ हो रहा था तो 1900 मतलब 20वीं शताब्दी 20वीं सेंचुरी में एकदम फ्रेश स्टार्ट हुआ मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट से। मैक्स प्लैंक आते हैं और बोलते हैं, क्या बोलते हैं चलिए देखते हैं। उन्होंने बोला कि रेडिएशन है, रेडिएशन को जूम करो तो रेडिएशन में तुमको ढेर सारे छोटे पैकेट्स मिलेंगे एनर्जी के। इस एनर्जी पैकेट्स को उन्होंने क्वांटा बोला। और फिर आए न्यूटन चचा, माफ़ कीजिएगा, फिर आए आइंस्टीन चचा। एल्बर्ट आइंस्टीन ने इस चीज़ को देखा, सोचा, परखा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से का एक क्वांटम मॉडल से एक्सप्लेनेशन दे दिया और अब दुनिया फिर से पलट गई। यहाँ पे वेव थ्योरी जहाँ असक्षम थी इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने से, एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसी वेव थ्योरी को क्वांटम नेचर मतलब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन कर दिया। अब विवाद फिर से उठ गया था कि आखिर लाइट है तो है क्या। कहीं ये इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जैसे फेनोमेना को शो करता है जो कि सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर से प्रूफ किए जा सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे फेनोमेना को शो करता है जो कि सिर्फ पार्टिकल नेचर से शो किए जा सकते हैं, प्रूफ किए जा सकते हैं। हालांकि इस पे चर्चा चल ही रही थी कि बीच में आते हैं डी ब्रॉगली ने समझौता कराया इन दोनों के बीच में। उन्होंने बोला भैया, ना ही लाइट पार्टिकल है और ना ही लाइट वेव है, लाइट डुअल नेचर शो करती है। उन्होंने एक बहुत ही फैसिनेटिंग वर्ड दिया, उन्होंने बोला मैटर वेव्स। उन्होंने बोला कि एक ही टाइम पर एक ऑब्जेक्ट वेव प्रॉपर्टी भी शो करता है और पार्टिकल प्रॉपर्टी भी शो करता है। बस अंतर ये है कि फोटोन्स, जो कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था, जो मैक्स प्लैंक की थ्योरी से क्वांटा शब्द निकला था, उसको लाइट के पार्टिकल्स के तौर पर इंट्रोड्यूस करते हुए एल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटोन शब्द दिया था। डी ब्रॉगली का कहना था कि दुनिया का कोई भी मैटर एक ही टाइम पर पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है साइमल्टेनियसली एट द वेरी इंस्टेंट। उन्होंने ये बोला कि अंतर बस वेवलेंथ पर है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ मेज़र करें तो वो इतना ज़्यादा होता है कि वो मेज़र किया जा सके। यहीं हम एक क्रिकेट बॉल का वेवलेंथ मेज़र करें तो वो इतना कम होता है कि उसका वेव नेचर नेग्लिजिबल हो जाता है। इस समझौते के बाद दुनिया को एक चैन की नींद मिली और हम ये समझ पाए, जान पाए कि लाइट मैटर भी, लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी है, या फिर मीठे मीठे शब्दों में कहे तो लाइट दोगला है। हालांकि जब लाइट के दोगलेपन पे
लोगों ने इतना रिसर्च किया तो उन्हें बाद में ये भी पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स भी कुछ कम नहीं है, और इलेक्ट्रॉन्स पे भी फिर लोगों ने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और इलेक्ट्रॉन पे भी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ, जिससे क्वांटम फिज़िक्स की बहुत बड़ी ब्रांच साबित हुई, निकली। हम किसी और वीडियो पे इस पे ज़रूर चर्चा करेंगे। परंतु आज का वीडियो का कंक्लूज़न क्या था? आज का वीडियो का कंक्लूज़न ये था कि अगर रेने डिकार्ट्स कभी 1637 में लाइट के बारे में सोचने का प्रयास नहीं करते तो शायद आज ये सफल नहीं हो पाता कि हम लोग इतने आधुनिक समय में आ पाते और लाइट के साथ इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स करके थ्योरी व्योरी दे के आज हम लोग खुद के प्रकाश बना रहे हैं। देखिए, बात ऐसी है कि सोचना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब व्यक्ति सोचता है तो हमेशा समाज का भला होता है। कभी कभी बुरा भी हो जाता है, एटम बम जैसे चीज़ें बन जाती हैं, लेकिन देखिए एटम बम के भी ढेर सारे पैमाने हैं। न्यूक्लियर एनर्जी भी निकली उससे, जिसके वजह से अब इलेक्ट्रिसिटी भी उत्पन्न होती है। खैर, हम उस टॉपिक पे नहीं जा रहे। मेरा बस ये कहना है कि कभी कभी अपने जीवन के भीड़ भाड़ दौड़ धूप में समय निकाल के एक बार बैठ के सोचे कि इतने सारे वैज्ञानिक का कंट्रीब्यूशन है हमारे जीवन को सफल और आसान बनाने के लिए। कभी बैठ के उनके बारे में भी सोच लेना चाहिए और उन्हें भी थोड़ी सी तारीफ मिल जानी चाहिए। हम अक्सर वैज्ञानिकों का मजाक उड़ाने में ज़्यादा तुले रहते हैं और बिल्कुल पीछे नहीं रहते हैं, हम चाहे वो न्यूटन हो या आइंस्टीन हो। और अक्सर ये बोला जाता है कि अरे ये सब किताबी चीज़ें हैं, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, मुझे क्या फ़ायदा ये सब पढ़ के। परंतु अगर बेसिक लेवल पर देखा जाए तो अगर आपको शब्द लिखने हैं तो अल्फ़ाबेट्स तो सीखने पड़ेंगे ना। अक्सर लोग इसे नकार देते हैं, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये चीज़ें बहुत खूबसूरत है। एज अ साइंस स्टूडेंट मैं सभी लोगों को अक्सर मोटिवेट करता हूँ कि बौद्धिक क्षमता को बढ़ाइए और सोचने की क्षमता को बढ़ाइए। और सोचने से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप सोचने का प्रयास नहीं करिएगा तो शायद अभी हम लोग जंगलों में गुफाओं में बैठ के पत्ते पहन के पत्थर रगड़ के आग जला रहे होते। इसलिए अगर कुछ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जीवन में तो वो है सोचना। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। एक कच्चा घड़ा हूँ मैं, एक कच्चा घड़ा हूँ मैं, फिर भी बरसात में खड़ा हूँ मैं।